अतीत में दबे पांव लेखक ओम थानवी द्वारा लिखा गया है। लेखक कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदारो ताम्रकाल यानी कॉपर एज के शहरों में सबसे बड़ा था। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदाड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। ये 200 हेक्टेयर में फैला था और इसकी आबादी लगभग 85,000 यानी 85,000 थी। ये नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था और ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, यानी ये टीले नेचुरल नहीं थे, ये इंसानों द्वारा बनाए गए थे। ये टीले कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा करके बनाए गए थे। इस शहर की सड़कों और गलियों में अभी भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियां, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर नियोजक की कहानी कहते हैं। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु ये मोहनजोदाड़ो सभ्यता के सबसे टूटे फूटे और जर्जर टीले पर बना है। सन 1922 में रखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। इसे नगर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है और सारी प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कुठार हैं। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में बचा है, बाकी इमारतें उजड़ गई हैं। मोहनजोदाड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। अधिकांश सड़कें सीधी या आड़ी हैं। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। आजकल की कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन देखने को मिलता है। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं। चबूतरे के गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग यानी अमीरों की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में टूटे घर काम घरों के हैं। लेखक प्रश्न करते हैं कि निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं। शायद उनके घर कमजोर रहे होंगे जो समय के अनुसार नष्ट हो गए होंगे। टीले के पास महाकुंड है, इसका नाम देव मार्ग रखा गया है। ये सामूहिक स्नान के काम आता था। ये 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं और उत्तर में 2 पंथ में 8 स्नानघर हैं। इनमें किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता है। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। पानी का रिसाव रोकने और गंदा पानी से बचाव के लिए कुंड के तले और दीवार पर चूने और चिरौनी के गारे का प्रयोग किया गया है। पानी के लिए एक तरफ कुआं है। कुएं से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। ये पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। जल निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। शायद यहाँ पर कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता था। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं और उत्तर की एक गली में बैलगाड़ियों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं जो माल की ढुलाई करती होंगी। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। अब इसे खेतीहर और पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर और तांबे की बहुतायत थी, परंतु लोहा नहीं था। पत्थर सिंध से और तांबा राजस्थान से मिलता था। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के सबूत मिले हैं। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती भी होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है।
दूसरा सूती कपड़ा 3000 साल पूर्व का है जो जॉर्डन से मिला। मोहनजोदारो में रंगाई भी होती थी। ऊन और लिनन का आयात सुमेर से होता था। महाकुंड के उत्तरी पूर्व में लंबी इमारतों के अवशेष मिले हैं। इनके बीच में खुला बड़ा दलान है और 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया था। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती थी। इनमें बड़े घर थे, चौड़ी सड़कें थीं और ज्यादातर कुएं थे। मोहनजोदारो की सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्व का संक्षिप्त नाम डीके रखा गया। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यहाँ बहुत लंबी सड़क है और 33 फुट चौड़ी है। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियाँ आ जा सकती थी। यह सड़क बाजार तक पहुँचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं है। हर घर में एक स्नान घर है और नालियाँ घर का पानी हौदी तक लाती हैं और फिर वो नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए हैं, इसीलिए इसे जल संस्कृति भी कहा जाता है। डीके हलकों के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे। सभी पकी हुई ईंटों से बने थे। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार है, खिड़कियाँ नहीं है। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। सभी घर एक कतार में हैं और अधिकतर का आकार 30 गुणा 30 फुट का है। कुछ इनसे काफी बड़े भी हैं। सबकी वास्तुशैली भी एक ही जैसी लगती है। डीके बी और सी इलाकों में से एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिली है। HR इलाके के बड़े घर में कुछ कंकाल भी मिले हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के के छोटे से घर से मिली है। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली मंजिल पर नौकरों का निवास हो सकता है। सीढ़ियां शायद लकड़ी की रही होंगी। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। अधिकतर घरों में खिड़कियां या दरवाजों पर छज्जों की चिन्ह नहीं है। गर्म क्षेत्र में ये चीजें आम होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हाथी, शेर, गेंडा आदि जीवों की तस्वीर से लगता है कि यहाँ जंगल थे और अच्छी खेती से सिंचाई की जाती थी। इस शहर में नहर के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी नीचे चला गया होगा और बस्ती उजड़ गई होगी। इस हवा बह रही थी। हर जगह लेखक को साए साए की आवाज सुनाई दे रही थी। लेखक को यहाँ राजस्थान और सिंध, गुजरात के घरों की याद आ गई। मोहनजोदारो के घरों में टहलते हुए लेखक को जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आ गई। कुलधरा गांव पीले पत्थरों के घर वाला एक खूबसूरत सा गांव था। कुलधरा गांव पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत सा गांव था। यहाँ घर थे परंतु लोग नहीं है। 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया। घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। मेजबान ने अजायब घरों के बारे में बताया। ये अजायब घर छोटे हैं लेकिन सामान भी यहाँ ज्यादा नहीं है। अधिकतर चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की है। मोहनजोदाड़ो से ही 50,000 से ज्यादा चीजें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य यंत्र, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, चौपाड़ की गोटियां, दिए, माप तौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, पत्थर की औजार, सोने के गहने आदि मिले हैं। इस अजायब घर में औजार तो थे परंतु हथियार नहीं। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिले। विद्वान ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। शायद सैन्य सत्ता भी नहीं रही होगी। इस सभ्यता में प्रभुत्व या दिखावा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियां नहीं मिलती।
यहाँ की मूर्ति शिल्प और औजार भी छोटे हैं। शायद ये लो प्रोफाइल सभ्यता थी। मोहनजोदाड़ो साधन और व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है, लेकिन यहाँ आडंबर दिखावा नहीं है। दूसरे, यहाँ की लिपि यानी लैंग्वेज अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अंत हम ये कह सकते हैं कि अनेक रहस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उनका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अब मोहनजोदाड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब इन खंडरों को बचाकर रखना ही बड़ी मुसीबत है।